नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित कोटनाला और हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। वीडियो के पार्ट 1 के अंदर आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स। उन 5 पॉइंट्स के अंदर था रेट एक्सप्रेशन कैसे होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, और उसके साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे। पॉइंट नंबर 5 के अंदर अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो कि हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज़ अफेक्टेड। अब अगर आपने इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाना है तो फर्स्ट वीडियो का प्रॉपरली देखना और एक कॉपी और पेन के साथ आप बैठो। और मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 6 से। मैं आपको ये पूरा चैप्टर पॉइंट वाइज कराऊंगा। ये सारे पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो। बाई चांस अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर ये डाउट है, मैं पक्का आपको रिप्लाई करूँगा उसका। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आते हैं कुछ रेट लॉ के ऊपर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होता है और उस क्वेश्चन के ऊपर सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनर की कुछ ज़्यादा ही नज़र होती है। मतलब कुछ होता है ना, पीप टू द पेपर सेटर माइंड की यार इसमें से वाला क्वेश्चन पूछना ही है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछेगा, आपको बोल देगा कि एक रिएक्शन है, उसके अंदर अगर हमने कंसंट्रेशन एक कंपोनेंट की बढ़ा दी 4 टाइम्स कर दिया या 6 टाइम्स कर दिया, तो अब आप ये बताओ कि उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर कितना इफेक्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के दिखा रहा हूँ। सपोज करो आपसे पूछा गया है ये रिएक्शन है A प्लस B, या यहाँ पे मैंने इसे 2A कर दिया और इधर दे रहा है C प्लस D। ठीक है, ये कोई भी एक जनरल रिएक्शन है। आपसे पूछा गया है इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज ट्वाइस्ड, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड। अब यहाँ पे अफेक्टेड पूछा जा सकता है या पूछेगा अफेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा। इसमें से दोनों टाइप की चीज़ें पूछ सकते हैं। आपको आंसर का पैटर्न एक ही रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में देखो, स्टेप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड के अंदर स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप प्रॉपरली स्टेप फॉलो करोगे तो आपको मार्क्स मिलते रहेंगे। तो ऑलवेज फॉलो द सिंपल बेसिक स्टेप्स। ठीक है, हम पहले स्टेप के अंदर क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे इसका, दैट इज़ रेट इक्वल टू के। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास A, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 और सिंपली B। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था रेट एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल ईजी। जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर। तुमने रिएक्टेंट लिखा, जो भी इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसकी पावर में आ जाएंगे। याद रखना, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में मैंने कहा था इसकी जो ये पावर है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आ गया है, बट ये मे और मे नॉट बी, क्योंकि रेट लॉ कंप्लीटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे ये हो गया पहला स्टेप, इसमें आपको हाफ मार्क्स मिल गए। दूसरे स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, A इज़ ट्वाइस्ड, कंसंट्रेशन ऑफ A इज़ ट्वाइस्ड। मैंने आपको बताया था ये जो साइन होता है, दिस साइन इज़ कॉल्ड साइन ऑफ कंसंट्रेशन। तो इस पूरे के अंदर मुझे जो वैल्यू है वो पुट करनी होगी, तभी मैं कह पाऊँगा कि कंसंट्रेशन ऑफ A इज़ ट्वाइस्ड हो रहा है। तो मैं सिंपली करूँगा कि A की कंसंट्रेशन ट्वाइस्ड हो रही है तो 2A आ गया यहाँ पे कि पावर 2 हो गई, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपली B। इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे कहूँगा द करेक्ट आंसर इज 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड हुआ है 4 टाइम्स, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और इतना अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये हमेशा आपको याद रहे कि कंसंट्रेशन जो भी चेंज हो रही है उसको आप चेंज करके यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप पॉज करो और इसको नोट करो फटाफट। इतने में मैं पानी पी लेता हूँ, कंटिन्यू रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलने दो, तुम नोट करो नोट करो। ध्यान से नोट करना कि कुछ मिस ना हो जाए बस। हो गया, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चलते हैं और पॉइंट नंबर 7 आप लिखिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। एक प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा आपको इसे निकालने के लिए। पॉइंट नंबर 7,
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या बताया था हमने, के। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। पहले मैं बताने से पहले आपको बताऊंगा इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी कि एक कोई अमाउंट दे देंगे 2.5 और उसके लास्ट में ना यूनिट लिखी हुई होगी और आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम कैसे डिटरमाइन करें, वो मैं सारे पैटर्न आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको समझना है इसकी यूनिट को निकालते कैसे। बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, हमारे पास जो भी रिएक्शन होती है उसके कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर होते हैं। जैसे ज़ीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है। उसके अंदर हम ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं एन की वैल्यू से। एन हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, अब ये एन कैसे डिटरमाइन करें, उसके लिए हमें रेट एक्सप्रेशन की यूनिट निकालनी होती है, जिसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ के। सपोज करो आपके पास, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही बताऊँगा पहले। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली इट इज़ द sum of all stoichiometric coefficient in the reactant side of the rate law expression। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैंने बोला क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ ऑल स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द रिएक्टेंट साइड ऑफ द रेट एक्सप्रेशन। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। जैसे अगर आपके पास रिएक्शन है 2A + 2B, इट गिव्स C + D। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रेट कैसे निकालोगे आप, रेट इक्वल टू के, A की पावर कितनी हो जाएगी 2 और B की पावर कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, ये इसके कोफिशिएंट इसके ऊपर आ गए। अब अगर मुझे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आपको बस क्या करना है, इनकी पावर के जो कोफिशिएंट है 2 और 2 को ऐड कर दोगे। 2 + 2 कितना आ गया 4। तो आंसर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 4। बहुत ही सिंपल सा है, ईजी है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या करना है, जो भी उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनकी जो पावर होती है उनको आप ऐड कर दोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका निकल आएगा। ठीक है, अभी ये जस्ट मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर हम थोड़ा डिटेल में और जानेंगे, लेकिन उसके साथ में मैं एक पैरेलल टॉपिक चलाऊंगा जिसका नाम है मॉलिक्युलरिटी। क्योंकि जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी। या आपको क्वेश्चन देगा, उसमें पूछेगा इसकी मॉलिक्युलरिटी अगर 2 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में दोनों को इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपने समझ लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो भी पावर होगी उसको हम सिंपली ऐड कर देंगे और यहाँ पे आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अब मुझे निकालना है रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किससे प्रेजेंट करता हूँ, एन से। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के अंदर आपने सबसे पहला लिखना है पॉइंट नंबर 1 पॉइंट, एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसको निकालने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना है। आप लिखोगे मोल 1 - n लीटर n-1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा पर सेकेंड। बस ये अगर आपको याद है तो आप किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो। तो पहले हमने क्या लिखा है, पहले मोल लिखा है, तो मोल की पावर क्या है 1 - n, ये आपको ध्यान रखना है। 1 में से n जाएगा, n क्या लिखा हुआ है मैंने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और फिर लीटर n-1 पर सेकेंड। अब सपोज करो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ 0 ऑर्डर के लिए क्या होगा। ठीक है, अब 0 ऑर्डर के लिए क्या होगा, आपको n क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, मोल 1 - 0 लीटर 0 - 1 पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से चलूँगा तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द यूनिट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के अंदर
रेट कांस्टेंट की यूनिट ये वाली हो गई। अब अगर आपसे पूछ रहा है n इक्वल टू 1, मतलब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट व्हेन n इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे हम लोग, मोल 1 माइनस 1 कर देंगे, लीटर 1 माइनस 1 कर देंगे, और पर सेकेंड। तो क्या होगा, ये वाली पार्ट कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ पर सेकेंड। तो पर सेकेंड किसकी यूनिट हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपसे पूछा जाएगा रेट एक्सप्रेशन में व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ के, तो आपको क्या लिखना है, सेक माइनस 1 पर सेकेंड होगी। सिमिलरली अगर आपको एक और कर लेते हैं, आई होप आप सारे आप किसी भी निकाल सकते हो। n इक्वल टू अगर मैं 2 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस 2, लीटर 2 माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर सेकेंड। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आ जाएगा फिर मोल माइनस 1 लीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आप कोई भी फ्रैक्शन में भी हो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तब भी इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा 1 2 3 या 0 नंबर में हो, इट मे बी इन द फ्रैक्शन एज वेल। आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, मेनली आपसे इन 3 के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उस क्वेश्चन के बेसिस में आपको फिर कई चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे सपोज करो आपने यूनिट निकाल ली, अब आपसे पूछा गया है कि एक वैल्यू गिवन है, पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इज 42 मोल पर लीटर पर सेकेंड, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे, क्या यूनिट दी हुई है यहाँ पे, 42 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपने देख लिया ये यूनिट किससे मिल रही है, इससे मिल रही है, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 0। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 0। ठीक है, तो बहुत इजी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, यहाँ पे कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। जस्ट आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपने इस यूनिट को चेक करना है और मैच कर लेना है, आंसर लिख देना है। कई बार अगर मैं सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर 42 की जगह में मैं या यहाँ पे कर दूँ कि ये है 42 पर सेकेंड, और 42 पर सेकेंड कर देंगे तो कौन सी यूनिट आ रही है, ये वाली यूनिट आ रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट को देख के हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर लेते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, आई होप ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा पेशेंस रखना, पढ़ते हुए पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, ध्यान से पढ़ना फोकस करके, और किसी भी चीज़ को पढ़ने में ये मत सोचना कि मैं इसको थोड़ा डिले कर लूँ, है ना, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। जो भी करना है, अभी जो आप वीडियो को देख रहे हो इसको अभी के अभी देख के फाइनल करके याद कर लो, पेंडिंग मत सोचो बिल्कुल भी कि इसको करने में कुछ टाइम लगेगा। राइट, तो यहाँ पे हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का क्लियर हो गया है पॉइंट नंबर 7 के अंदर। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, वो है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स के अंदर किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पे देखिए वैसे तो रिएक्शंस के बहुत सारे टाइप हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, है ना, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शंस हो जाएंगी, बहुत सारे टाइप है, कंबशन वगैरह, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं। बट हमें यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करना है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, वो रिएक्शन जो कि डिपेंड करती हैं एक सिंगल स्टेप के अंदर, और कुछ रिएक्शन वो होते हैं जो डिपेंड करती हैं मल्टीपल स्टेप्स के अंदर। तो ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप के अंदर हो जाती हैं उनको हम लोग कहते हैं क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन, और द रिएक्शंस विच अक्कर इन मल्टीपल स्टेप्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रिएक्शन कितने टाइप की हुई, 2 टाइप की हुई। एक को हमने कहा एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शन नाम से पता लग रहा है एलिमेंट मतलब जो सिंगल हो, तो हम इसको कहेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर सिंगल स्टेप रिएक्शंस। और दूसरा होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन,
और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा? ए रिएक्शन इन विच मल्टीपल स्टेप्स आर यूज, मल्टीपल स्टेप्स आर यूज्ड। ठीक है, आप अगर एग्जांपल में देखें तो सपोज करो मैंने आपको एग्जांपल दिया x प्लस वाई इट गिव्स एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया एक आपके एलिमेंट्री रिएक्शन क्योंकि सिंगल स्टेप की है। मल्टीपल के अंदर आप एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो a प्लस बी इट गिव्स c प्लस डी, और जब ये हो रहा था तो रिएक्शन बहुत ही स्लो हुई। c प्लस डी को मैंने कन्वर्ट कर दिया x प्लस m में, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। और x प्लस m को मैंने t प्लस वाई के अंदर ऐड कर दिया, t प्लस वाई में, और ये जो रिएक्शन थी मीडियम स्पीड के अंदर रिएक्शन थी। तो हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि मल्टीपल स्टेप्स आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और सिंगल स्टेप आ रहे हैं तो एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसको आप ध्यान से पॉइंट नंबर 8 को नोट कर सकते हो। इसका मैं आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूँ अभी जस्ट पॉइंट नंबर 9 के अंदर, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा डिटेल में मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताऊँगा, और वहाँ पे हम ये टर्म यूज़ करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर आपको ये क्लियर होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसको ध्यान से नोट करो, और नोट नहीं करना, साथ साथ इसको याद भी करना है। ऐसा मत करना कि बस नोट कर लिया उसके बाद कुछ दिमाग में आया नहीं। जस्ट आप इसको नोट करने के बाद प्रॉपरली याद करो एंड हैव पेशेंस एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अब हम आई होप ये आपने लगभग नोट कर लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जाता हूँ, पॉइंट नंबर 9। देखो मैं पॉइंट वाइज इसलिए कह रहा हूँ कि कभी भी आपको रिवीजन करनी हो तो आप पॉइंट वाइज अगर रिवाइज करते हो तो बहुत ईजी रहता है। आपको याद रहेगा टोटल चैप्टर्स के अंदर कितने पॉइंट हैं और फिर कितने पॉइंट्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें याद है, बहुत ईजी रहेगा याद करना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, पॉइंट नंबर 9। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। यहाँ पे मैं अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा हूँ, लेकिन इस बार इसके थोड़ी सी डिटेल में बताऊँगा। विद रिस्पेक्ट टू मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूँगा मॉलिक्युलरिटी। तो मैं इन दोनों को थोड़ा कंपैरिजन कर लेता हूँ एक डिफरेंस के रिस्पेक्ट में। पॉइंट नंबर 9 को सबसे पहले आप लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो जब भी आपके पास कोई भी डिफरेंस आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का, तो आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद पॉइंट नोट करूंगा और आपको अभी के भी याद कर लेना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द रेट कोफिशिएंट्स। ठीक है, जो भी रेट कोफिशिएंट आए थे रेट एक्सप्रेशन के अंदर, जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी आता है या एक्स प्लस वाई आता है, उनका सिंपली एडिशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत इजी है, आई होप ये आपको याद हो रहा होगा। अगर हमारे पास रिएक्शन है कोई ये सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, आप कैसे लिखोगे? रेट इक्वल टू के ए की पावर स्मॉल है एंड बी की पावर स्मॉल बी। तो आप सिंपली इसको ऐड कर दोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। इट इज़ ए प्लस बी, दिस इज सिंपली कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब अगर मैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करूँ, इसको पहले हम समझते हैं क्या होता है। मॉलिक्युलरिटी से नाम से ही पता लग रहा है, मॉलिक्यूल्स वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो हाउ मैनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्या रखना है? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, कौन से रिएक्शन के अंदर? एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं? अभी हमने पीछे देखा सिंगल स्टेप के रिएक्शन। तो पहला पॉइंट बहुत सिंपल सा हुआ, क्या लिखना है आपने इसके अंदर? हाउ मैनी हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट, हाउ मैनी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन को अंडरलाइन कर लेना। बिटसेट का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़
द एप्लीकेशन ऑफ मॉलिकुलरिटी। तो अब याद रखना मॉलिकुलरिटी के अंदर केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास एलिमेंट्री स्टेप को याद रखना। सिंगल स्टेप की रिएक्शंस होंगी वो हमारी क्या होंगी, मॉलिकुलरिटी वाली रिएक्शंस होंगी, ठीक है। और जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आ जाता है वहाँ पे हम लोग उसको डिफरेंट तरीके से डील करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर, इट कैन बी नंबर 1 0 हो सकता है, नंबर 2 ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी हमारे पास सिंपली हम होल नंबर कह सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे भी ये पॉसिबल है। बट मॉलिकुलरिटी कैन नॉट बी ज़ीरो, मॉलिकुलरिटी कैन नॉट बी ज़ीरो, मॉलिकुलरिटी कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकती। यार कोई भी रिएक्शन होगी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स तो रिएक्ट करेंगे ही ना, ऐसा कैसे हो जाए कि मॉलिकुलरिटी ज़ीरो हो जाए, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी होगी। तो मॉलिकुलरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, बट येस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो, ठीक है। दिस इज़ पॉइंट नंबर 2। मैं ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बताऊंगा आपको, वो पॉइंट बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आप लिखो और आपको बहुत ईजिली याद हो जाए, ठीक है। फिर आता है आपके पास पॉइंट नंबर 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी एप्लीकेबल फॉर बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन, और बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे हम कौन से 2 टाइप की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन प्लस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। और यहाँ पे हम सिंपल से हमने पहले लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 के अंदर कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर मॉलिकुलरिटी का कोई मीनिंग ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर। तो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ complex reaction in molecularity। और अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूँगा जो कि मैं ब्लू मार्कर से लिखूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ उस स्टेप में जो कि स्लो स्टेप होगा, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लो स्टेप होता है। उसको बताऊंगा अभी आप कैसे याद कर सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन depends in the slowest step, अब ये हमें कैसे याद रहे आगे तक के लिए, इसके लिए आप छोटा सा एक एग्जांपल डेली लाइफ का आप देख सकते हो। जैसे सपोज़ करो किसी पार्टी की सीज़न में आपको जाना है ना, और आपके घर में सब के सब रेडी हो रहे हैं, आप रेडी हो गए, आप यंग हो जल्दी से तैयार हो सकते हो, पापा आपके रेडी हो गए, लेकिन जो लेडीज़ डिपार्टमेंट होता है, जैसे मम्मी हो गई, मम्मी को रेडी होने में टाइम लगेगा, क्योंकि उनके आपकी तरह बाल तो है नहीं छोटे से कि आपने ऐसे बाल यूँ करे और बस चले गए, है ना। वो साड़ी पहनते हैं, आपने जीन्स टी शर्ट पहनी निकल गए। तो आप पार्टी के जाने के लिए तभी निकलोगे जब सारे रेडी हो जाएं। मतलब कि आप इसमें फैमिली को ना एक मॉलिक्यूल्स मान लो, एटम्स मान लो कुछ, ठीक है। जैसे अगर जल्दी से तैयार हो गए पापा तो वो फास्ट स्टेप हो गया, भैया को तैयार होने में सपोज करो टाइम लग रहा है थोड़ा सा, मीडियम हो गया, लेकिन मम्मी को तैयार होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा हुआ, स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा हुआ, मम्मी होगी यहाँ पे, क्योंकि जब तक से वो तैयार नहीं होंगी आप पार्टी में नहीं जा पाओगे, क्योंकि साथ ही जाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, केमिस्ट्री के अंदर भी जब कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में चल रही होती है, एक फास्ट हो रही है, एक मीडियम हो रही है, एक स्लो हो रही है, तो हमारी कोशिश सिर्फ एक ही रहेगी कि हम उस रिएक्शन को डिटरमाइन करें जो स्लोवेस्ट है, क्योंकि वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया विच स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो आपको क्या आंसर देना है, स्लोवेस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और कई बार आपसे पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, तो 3 आपको रिएक्शन दे देगा, बहुत ध्यान से सुनना, 3 आपको रिएक्शन दे दी और उनके एरो के ऊपर लिखा हुआ है फास्ट, मीडियम और स्लो। इस 3 में से आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो,
तो आपको कौन सी रिएक्शन को टिक करना है, स्लो वाले स्टेप को निकालना है, उसके जो कोफिशिएंट होंगे उनको सिंपली ऐड कर दोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हमारे पास मैं यहाँ पे एक फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। मॉलिकुलरिटी के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हम कहते हैं यूनिमॉलिकुलर है। से फॉर एग्जांपल इफ़ वन मॉलिक्यूल यूज इन द रिएक्शन, सपोज करो NH4OH है और ये टूट रहा है हमारे पास NH3 में प्लस H2O में। ये कोई रिएक्शन है मेरे पास, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर मेरे पास कितने मॉलिक्यूल ऑफ NH4OH यूज़ हो रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैं क्या कहूँगा, इट इज़ ए यूनिमॉलिकुलरिटी, या इसकी मॉलिकुलरिटी क्या है, सिंगल मॉलिकुलरिटी, एक मॉलिकुलरिटी। अगर मैंने ऐसे कर दिया H2 प्लस I2 इट गिव्स 2HI, तो यहाँ पे कितने नंबर मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, 2 नंबर मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं। तो इस वाले केस में क्या इसकी मॉलिकुलरिटी हो जाएगी, बाई मॉलिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं उसको 3 कर दूंगा तो ट्राई मॉलिकुलर हो जाएगा। तो व्हाट डज इट मीन, मॉलिकुलरिटी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे यूज़ हो रहे हैं सिंगल स्टेप रिएक्शंस में। इट शुड ऑलवेज बी रिमेंबर द स्टेप शुड बी सिंगल। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट कुछ ऐसे हो गए जो बहुत सिंपल से। 5th पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, तब तक से अगर किसी ने नोट नहीं करा है किसी भी पॉइंट को तो एक बार देख लो, और मैं एक बार फिर पानी पी लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 5th को बताता हूँ आपको, इसको नोट करो। विजिबल है, दिख रहा है ना। आई होप आपने सारे पॉइंट अब नोट कर लिए होंगे। कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इनके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको ध्यान रखना है कि ये हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर पाए। तो आप 5th पॉइंट के अंदर क्या लिखोगे, इट कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ठीक है, और यहाँ पे मैं ओनली भी लिख रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में गलती करते हैं, और यहाँ पे इट इज़ थ्योरेटिकली डिटरमाइंड। देखो कई बार मैं इसके ऊपर एक एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ जो कि हमारे बुक्स में दिया हुआ है, और उसके अंदर यूजुअली बच्चे करते क्या है वो आपको बताऊँगा। जैसे मेरे पास है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, इसको मैंने तोड़ दिया, हो गया H2 प्लस N2 के अंदर। ठीक है, या मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके अगर लिख दूँ, सपोज़ करो सेम रिएक्शन को मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, N2 प्लस H2 करा, यहाँ पे कर दिया मैंने 2NH3। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखे हुए हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ रहा है N2 प्लस H2, आप इसको थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी बैलेंसिंग हो गई। तो अब आप इसके अंदर पूछा जाएगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 90% तक बच्चे शुरुआत में इसमें गलती कर देते हैं। वो क्या करेंगे, रेट निकालेंगे, के लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे N2, यहाँ पे लिख देंगे H2, और इसकी पावर सोचेंगे 1 है, इसकी पावर हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 3 हाइड्रोजन का, 3 कर दिया, और कह देंगे इट इज़ ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसका नाम कितना, नंबर कितना आ रहा है, 4 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और उसके बाद एग्जामिनेशन से रूम से बाहर आएंगे और कहेंगे भाई आग लगा दी तेरे भाई ने, आंसर सही कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल मौज कर दिए। भाई सब गलत हो गया। ठीक है, क्यों गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ओनली, पहली चीज़। और एक एक्सेप्शन मैं आपको बता रहा हूँ इस रिएक्शन का, इसको अगर मैं उल्टा करके लिख दूँ, वो NCERT में भी दिया हुआ है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, कई बार, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको एक बार दोबारा से बताता हूँ आपको। ये तो आपने सिंपल समझ लिया क्यों नहीं होगा 4, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। इसका मीनिंग बता रहा हूँ, ये इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि तब आप भूल जाते हो, आप सिंपली 1 और 3 को ऐड करके बोल दोगे आंसर आ गया 4। अभी आंसर 4 गलत है। और एक और बताता हूँ आपको जिसमें एक्सेप्शनल केस है, NCERT ने दिया हुआ है, इसका आंसर क्या है, बहुत अच्छा सवाल पूछा। आप लिखोगे इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, अब जैसे हमने एक और पार्ट ले लेते हैं, लाइक तुम्हारे पास आ गया इसी रिएक्शन के अंदर 2NH3
गिव N2 प्लस 3H2। इसके अंदर यूजुअली आपसे पूछा गया फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कैसे फाइंड करेंगे इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ईजी सा है। आपने बड़े ही स्टाइल से क्या करना है, रेट इक्वल टू के और यहाँ पे लिखना है NH3 और इसकी पावर बना दोगे 2 और ये सोचोगे कि इसका मैं आंसर लिख दूंगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आंसर हो जाएगा जी गलत। जिसने भी लिखा है इसका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये हो जाएगा गलत 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 गलत। 5 बार गलत कर दिया, इसका मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो रियल आंसर है वो आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या आंसर है इसका? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप पूछोगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों आ गया? यहाँ पे तो कितनी पावर आ रही है? 2 आ रही है, तो इट शुड बी सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए। तो फिर मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ओनली। और ये वाला केस आपके कहाँ पे? NCERT में गिवन है। सो आपको ध्यान क्या रखना है, ऐसे कितने सारे केसेस हैं, किसी के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा हमें कितने केसेस हैं जो ऐसे वाले होंगे। ज़्यादा केसेस नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ कुल मिला के 2 या 3 केसेस हैं। ठीक है, एक ये वाला केस हो गया और दूसरा होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस विच इज़ ऑल्सो ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज एक्सेप्शन नंबर 1। ये आप ध्यान रखो, एक्सेप्शन नंबर 1 है क्या? 2NH3 N2 प्लस 3H2। इसके अंदर आपने जो निकाला वो क्या ऑर्डर निकल के आ रहा है आपका? ज़ीरो ऑर्डर निकल के आ रहा है। एक और एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं ज़ीरो ऑर्डर के, और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको एक और ऑर्डर बता रहा हूँ जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होता है, बट उसमें भी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। ठीक है, नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक्सेप्शन नंबर 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक्सेप्शन नंबर 2, इसमें आपको ध्यान रखना है द थर्मल डिकम्पोजिशन of HI on gold surface. Thermal decomposition of HI on gold surface is an example of zero order reaction. ये 2 केस अगर आपको याद हैं तो इसके अलावा ज़ीरो ऑर्डर के अंदर कोई भी एक्सेप्शनल केस बचा नहीं है। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 चीज़ याद रख लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लगभग इसी में से क्वेश्चन बनता रहता है और CBSE बोर्ड में तो यहीं तक ही आएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें थोड़ा आइडिया लग गया क्या होता है, उसके मैंने कुछ एक्सेप्शनल केसेस आपको बता दिए। मॉलिक्युलरिटी क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, और कुछ आपको इसके सिंपल एग्जांपल से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो भी आपको बता दिया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि टोटल पॉइंट कितने हो गए? 9 पॉइंट। अब जो इस चैप्टर के अंदर बचे हुए पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक से आपने वीडियो को ध्यान से देखा और सुना, नोट्स बनाए होंगे आई होप। तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आपने नोट्स बनाए। अगर ऐसा करा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बना देना, हाँ सर हमने नोट्स बना लिए हैं। ओके, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।